नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास नीट के लिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं 1.0 बैच में, इसमें हम लोग अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तीनों का लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आप बहुत ही आसान और सरल शब्दों में अपने नीट की तैयारी को कंप्लीट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के फिजिक्स में हम लोग अलजेब्रा, लॉग तो नहीं बोल सकते, लॉग को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अलजेब्रा, बाइनोमियल, एपी, जीपी, इसी के अंदर ये तीनों है, हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम बता दें कि आपको इस चैनल पे नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। आप इनसे रिलेटेड सारी बातें आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इस रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको प्लेलिस्ट में सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल और उसके बाद एपी और जीपी, है ना। ये चार टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चार टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस का लिंक इससे मिलेगा, ताकि आप अगर इसको ठीक कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं इक्वेशन क्या। चलिए, एक बिल्डिंग है प्यारे बच्चों, इस बिल्डिंग के ना, ठीक है, फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। किसी ने इस बॉल को ऊपर फेंका तो ये बॉल ऊपर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो मैं पूछूंगा कि बॉल जब जा रहा है और जब आ रहा है तो सेकेंड वाले बिल्डिंग पे जब ये पहुंचेगा तो बॉल की टाइम क्या होगी? तो आपको नहीं लग रहा है कि जाते वक्त एक टाइम t1 होगा, आते वक्त एक टाइम t2 होगा? तो एक ही टाइम के दो वैल्यू, और जब एक ही टाइम के दो वैल्यू हो गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ गया? जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि एक ही एक्स के दो रूट होते हैं, तो वहां पे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ये चीज, ठीक है। इसमें एक चीज आप बताइए, सबसे पहले एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले एक टर्म है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन, सबसे पहली बात, इक्वेशन क्या होता है? देखिए, एक संबंध होता है, जैसे नहीं समझे? जैसे y बराबर एक फॉर्मूला है 2x, तो x का संबंध, यहाँ y का संबंध किसके साथ है? x के साथ है। मतलब अगर x बदलेगा तो कौन बदल जाएगा? y बदल जाएगा। तो समीकरण का मतलब ही यहाँ आपको एक तरह से कह सकते हो कि भैया ये किसकी बात कर रहा है? रिलेशन की बात कर रहा है, संबंध की बात कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ भैया, कि मान के चलिए x प्लस 2 बराबर 0। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी कितने हैं? अननोन। तो आप कहिएगा सर वन, कौन है? सिर्फ एक्स। अच्छा, तो बताइए यहाँ पर कितने इक्वेशन चाहिए होगा? तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितने चाहिए? नंबर ऑफ इक्वेशन वन चाहिए, ठीक। अगर मैं यहाँ से पूछूंगा x प्लस वाई बराबर 2, तो क्या आप x और y का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ही समीकरण में दो वेरिएबल आ गए, दो ऐसी चीजें आ गई जो बदल रही है, ठीक है। तो आपको एक और समीकरण लिखना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करवा लीजिएगा। तो हाँ सर, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो बताइए, तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं यहाँ पर? तो नंबर ऑफ अननोन जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है वो दो है, एक एक्स और एक वाई। तो कितने समीकरण चाहिए होगा? नंबर ऑफ इक्वेशन दो चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि जितने नंबर ऑफ अननोन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? इक्वेशन होंगे। ये एकदम बेसिक सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। कई बच्चे एक सवाल पूछते हैं, सर हमको इसमें जब मैं बना रहा होता हूँ सर्किट को, तो क्या होता है कि एक सर्किट से करंट को दिखा रहा होता हूँ, ठीक है। तो एक करंट को I1 मानता हूँ और दूसरे को I माइनस आई मान लेता हूँ, I1 मान लेता हूँ। तो एक बच्चा पूछता है सर इसको I2 क्यों नहीं मान लेते हैं? अरे गधा, जब तुम I1 मान चुके हो, I मान चुके हो, I2 मान के तुम फिर तीन गो वेरिएबल कर लोगे।
एक तो I1 है, ऊपर से I है, फिर ऊपर से I2 मान लोगे, तो जितना अधिक वेरिएबल होगा समीकरण भी उतना अधिक लिखना पड़ेगा, बेसिक सी बात है। इसी से बचने के लिए हम लोग I में से I1 घटा लिए, I2 नहीं मानते हैं, ठीक है, ताकि हमको समीकरण कम लिखना पड़े। ठीक, अब एक सवाल है, ठीक, कि जिसका पावर एक हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लेकिन जिसका पावर दो हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिनट, नहीं समझे सर? लीनियर इक्वेशन तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन पावर टू पर क्वाड्रेटिक हो जाता है, बिल्कुल। तो कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक? तो चलिए, आज का हमारा हेडिंग ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया है, तो ये कहता है कि ये क्या होता है। तो कहेगा वो कि अलजेब्रिक इक्वेशन होता है सेकेंड ऑर्डर का। कौन से ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर। कहिएगा सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब हुआ सर? तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब हुआ जिसका हाईएस्ट पावर और उसके जो वेरिएबल पर कितना हो, दो हो, मतलब दो से अधिक पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप बता दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, इसका मैं जनरल फॉर्म लिखूं, जनरल फॉर्म, तो आप ऐसा पाइएगा, ये कुछ इस तरह से होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका जनरल फॉर्म हुआ, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप बताइए, सबसे अधिक इच्छे कंडीशंस को देखिए तो मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए, ठीक। दूसरा कंडीशन देखिए, तो अगर a का मान अगर 0 हो गया तो यही वाला 0 हो जाएगा, और जब यही 0 हो जाएगा तब तो ये लीनियर की तरह दिखाई देगा। तो कहने का मतलब कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। अब एक सवाल आता है, इसके हल बताइए। तो अगर तुम इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसके दो सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे, ठीक। एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, एक्स के दो वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो एक्स के दो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, एक को x1 बोलेंगे और एक को x2 बोलेंगे, ठीक है। एक को x1 बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे? x2 बोलेंगे। तो x1 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? -b प्लस √b² -4ac/2a, यही इसका हल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या हो जाएगा? -b प्लस √b² -4ac/2a, ये हमारे पास पहला हल आया। दूसरा हल, तो दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? -b -√b² -4ac अब बच्चा ये, ठीक। ये हमारे पास दूसरा हल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि हम यहाँ पर एक ही इस जनरल इक्वेशन से दो हम लोग वैल्यू लेकर आते हैं, और दोनों वैल्यू आपके सामने है। तो बच्चे लोग, अगर आपको ये समझ में आ गया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है, क्योंकि नीट के बच्चों को उतना परेशान करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने, बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पहले ए बी सी जो कॉफिशिएंट में उसको लिखिए। तो ए बराबर आप कहिएगा सर 2 है, बी बराबर आप कहिएगा सर 5 है, और सी बराबर आप कहिएगा -12 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप अलजेब्रा में, और अभी उतनी बातें जानकर हम क्या करेंगे, रूट रियल हो नॉन रियल हो नंबर, वो सब हम क्या मैथ पढ़ने आए हैं? यही तो समस्या है, ओवर एक्टिंग कर दिया जाता है। तो इतना जानिए कि जितना आप एक दो सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, इसमें का विद्वान थोड़ी ना बनना हम लोगों को। फिजिक्स में यू जाएगा, वो देखा जाएगा, उतना काफी है आपके लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमको यहाँ विद्वान उसका मैथ का नहीं बनना, फिजिक्स में चलना है, ठीक है। बस एक बेसिक सा जानकर स्ट्रक्चर वहां चले जाना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो x की दो वैल्यू आएगी, एक तो होगा -b प्लस और -b√b² -4ac/2a, ठीक है। तो x बराबर -b के जगह 5, फिर b की जगह 5, 5 का स्क्वायर
-4, ए की जगह 2 और सी की जगह -12। ओके, बाई कितना हो जाएगा 2, ए की जगह 2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 8 और इंटू 12 और बट्टे 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर 12 8 96 यानी 25 प्लस 96 बट्टे 4। तो अगर आप इसको देखिएगा तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर 121 आ जाएगा शायद ना, 11 एक 12। ठीक है, अब बट्टे कितना हो जाएगा 4, तो ये 11 के आसपास में आ जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 11/4, तो इसके दो वैल्यू आएंगे। एक तो वैल्यू को हम लोग बोलेंगे -5 में प्लस 11 जोड़ना है बट्टे 4, और एक हो जाएगा हमारे पास -5 में -11 बट्टे 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 बट्टे 4, और एक आ जाएगा -16 बट्टे 4। तो अगर इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा -4। तो ये दो रूट हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया, दो वैल्यू आ गई। कितना सिंपल है ना हमारे पास, बस यही करना है, अब ज्यादा कुछ ओवर एक्टिंग करना नहीं है। तो चलिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए हुए। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक के बाद अब हमारे पास बारी है नेक्स्ट। तो इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग, है ना। एक सवाल है, द स्पीड v पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई पार्टिकल v वेलोसिटी पे घूम रहा है जो टाइम के साथ कुछ ऐसे बदल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब कह रहा है v इन द मीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड, मतलब v वेलोसिटी जो है उसका मात्रा एक मीटर पर सेकेंड है और टाइम का सेकेंड है। तो कह रहा है कि फाइंड, हमें पता कीजिए टाइम का वह कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है ना, जिसमें वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, टाइम की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसमें वो किसमें आ जाएगा, रेस्ट में। तो सबसे पहली बात, रेस्ट कहने का मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है, चलना बंद, मतलब वेलोसिटी जीरो। तो बताइए, तो यहाँ से v बराबर जो हमने समीकरण लिखा है t² प्लस 3t माइनस 4। अब फिजिक्स में इसका अप्लाई कुछ इस तरह से कि v की वैल्यू जीरो कर दिया, क्योंकि हमें वो वेलोसिटी रेस्ट करना है और उस समय पे हमको टाइम निकालना है। तो v बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t² प्लस 3t माइनस 4। अब ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है। वैसे हालात में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, a बराबर हमारे पास कितना है 1, इसके कोफिशिएंट वाले को 1, इसके कोफिशिएंट वाले को यहाँ पे 3 बोलते हैं, और इसके कोफिशिएंट में है -4 सी के जगह पर। ठीक है, अगर आप इसके जनरल इक्वेशन से मैच करवाइए, जनरल इक्वेशन क्या है इसका, तो ax² bx प्लस सी बराबर 0। तो मैच कर रहा है x² की जगह। तो अब चलिए प्यारे बच्चों, अगर मैं t का मान लिखूं तो t के दो मान नहीं लेंगे, एक माइनस b प्लस माइनस, एक प्लस में और एक माइनस में, रूट अंडर b² -4ac बट्टा 2a। तो आप बोलिए तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -b के जगह 3 रूट अंडर फिर 3 है तो 3 के स्क्वायर 9 -4 a की जगह 1 और यहाँ पर आ जाएगा c के जगह -4 2 और a की जगह 1। तो आप बताइए टाइम के दो वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, t इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 प्लस 16 अपॉन 2। तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 25 बट्टे 2। अगर ठीक से देखिएगा तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस 5/2। ठीक है, बाहर निकलेगा तो 5 से 25 निकल जाएगा, 25 से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा रूट से। तो इसके एक आंसर आ जाएंगे, 5 में एक बार 3 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2/2 t1, और t2 बराबर क्या होगा, -5 -3 -8/3। तो t1 बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, और एक t2 बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा वो -4। तो ये दो टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा पॉसिबल टाइम यही, क्योंकि प्लस में टाइम होता है, टाइम माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे, आराम से फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को बना लेंगे। तो आपने देखा कि हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद मुझे लगता है बेसिक सीख गए होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमारे पास जो टर्म आता है उसका नाम है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। देखिए, पावर जब 2 हो तो क्वाड्रेटिक,
अब जब पावर बहुत ज्यादा हो, जिसमें पता ही नहीं कितना पावर है, अनंत समझ लो उसको, अनंत समझ लो, 10 15 20 25 बाइनोमियल कुछ भी दे सकता है, ठीक है, पावर n मान लो, तो उसके लिए कौन आता है, बाइनोमियल। ठीक, अगर मैं इसको जेई के लिए पढ़ा रहा होता, अगर मैं इसको एडवांस के लिए पढ़ा रहा होता, तो मेरे पास ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो डाला गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से चाहो तो देख पाओ, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब बाइनोमियल इक्वेशन अगर आप पढ़ने जाइएगा तो पास्कल ट्रायंगल तोड़ते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, तब जाकर उसके फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। लेकिन हमारे फिजिक्स में, जो मैं नीट के लिए काम कर रहा हूँ, इसमें इतना की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ओवरलोड देना भी फालतू है, कभी जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। तो आपको बेसिक्स आना, बाइनोमियल का एक इक्वेशन जानना है। सबसे पहले बाइनोमियल क्या है, तो बेसिक से कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, ठीक है ना, कितने टर्म्स को रखा रहता है, दो टर्म्स को, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है बुआ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, क्या कहलाएगा बुआ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम में, देखिए तो ए है, बी है, इसको तोड़िएगा तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, पर ये काफी बड़ा वाला टर्म्स है, हमको इससे मतलब नहीं है, आप ज्यादा आपको यूज भी नहीं आएगा, तो ये सब फॉर्मूला आप रहने दीजिए, ठीक है, जब जरूरत आएगा तो देखा जाएगा ऐसे टर्म्स को। बट आप एक बेसिक तरीका पकड़ के चलिए कि अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन में मान के चलिए ये जो ए वन प्लस, सपोज कीजिए 1 + x के पावर n है, ठीक, इसको आप डायरेक्ट आपको याद रख लीजिएगा, एक दो आपको न्यूमेरिकल करवा देते हैं, याद आ जाएगा। 1 + x के पावर यदि n हो, और प्यारे बच्चों x जो है वो एक से बहुत बहुत छोटा हो, एक से क्या हो, बहुत बहुत छोटा हो, तो वैसे हालात में हम इस n को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और हमारे पास आ जाता है 1 + n × x, ठीक है, 1 + n × x। तो प्यारे बच्चों ये जो n है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, x के साथ, ठीक है। तो कहिएगा सर इसका यूज कहाँ है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से प्यारे बच्चों आपको इतने यूज करना है, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है, जब पड़ेगा तो कभी एक बार देखेंगे, अगर और देखना है तो बाइनोमियल का लिंक मैंने दे दिया, बट उतना करने की जरूरत है, आपको उतना से काम चल जाएगा। तो चलिए इसका कुछ एक डेमो देखते हैं कि 1 + n × x का। तो चलिए प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक टर्म है, ठीक है, रूट अंडर 0.99 को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 0.99 का पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। अब प्यारे बच्चों अगर इसको और देखना हो तो क्या मैं ऐसे देख सकता हूँ, 1 - 0.01 के पावर हाफ। देखिए तो आप कहिएगा सर बिल्कुल, अब आपको नहीं लग रहा है कि मैंने अभी बोला था कि जो 1 और इसके एक्स के बगल में जो होना चाहिए, वह एक्स जो है वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। तो आपको नहीं लग रहा ये जो टर्म है वो बहुत बहुत छोटा है 1 से। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, ऐसे हालात में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि 1 + x का पावर यदि n हो और x बहुत बहुत छोटा हो 1 से, तो कुछ मत कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इसमें भी देखिएगा, इसी फॉर्म पे मैं इसको लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा, देखिएगा 1 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1/2 × 0.01, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 से कटेगा तो 0.005, ठीक है। अब आप इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0 ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, फिर 9, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.99 का, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देख लिया ना कि कैसे बाइनोमियल पर इक्वेशंस को हम लोग मतलब इस वैल्यू को हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो बस इतना ही काम आपको बाइनोमियल का आ जाएगा, बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ते तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आप समझो कि टाइम पास कर रहे हो, तो दिमाग में जितनों का लोड ले रहे हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना बात आपको समझ में आ गया कैसे काम करना है। तो बच्चों अगर आपसे कहा जाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में पता कीजिए, तो सबसे पहले एपी के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या होता है, कैसा यूज आता है, तो सब कुछ आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बताने वाला हूँ। देखो होता क्या है, मान के चलिए आपने कोई एक नंबर लिया है, 2 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, 6 8 इस तरह से 10, ठीक है। तो आप इस नंबर के देखो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एक तरह से 7
तो आपको सबसे पहले क्या देखोगे, इस नंबर के बीच में गैप कितना है, 4 में से 2 घटाओगे तो 2। इस नंबर के बीच में गैप कितना है, फिर 6 में से 4 घटाओगे तो 2। इस नंबर के बीच में गैप कितना है, 8 में से 6 घटाओगे तो 2। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो 2 जो है वो कंटिन्यू बार बार आ रहा है। तो जब किसी के दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो बीच का डिफरेंस है, अगर वो कांस्टेंट आ जाए, मतलब बराबर एक जैसा आ जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हम एपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर एक मैं लेता हूँ 2 + 4 + 5 + 9, क्या मैं इसको एपी बोलूंगा? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे का क्या है वो डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 1, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 2, तो क्या ये सही होगा? क्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस तरह को एपी नहीं बोलेंगे। तो एपी किस तरह को बोलेंगे वो समझ में आ गया। अब एक सवाल यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एक सवाल आता है कि ठीक है सर आपने इसको एपी बोला, तो इसमें एक टर्म बताइए। सबसे पहला टर्म को हम लोग बोलते हैं ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और इसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, 4 में से हर समय डिफरेंस कितना है, 2। तो डी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितने डिफरेंस है इसके, तो 2 हो जाएंगे। अब और कितने टर्म तक ये लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे, एन को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो कोई आपसे बोलेगा कि टर्म्स निकाल के दिखाइए, ठीक है ना, टर्म्स। तो सबसे पहली बात, इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, आगे वाले को ए, ठीक। अब देखो ए कितना है, यहाँ पर 2 है, और 2 में तुमने किसको जोड़ा, डी को जोड़ा, मतलब 2 में 2 को जोड़ा तो 4 आया। तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस डी, दूसरे टर्म को, ठीक। तीसरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2डी। ए में 2 बार जोड़ोगे, 2 और प्लस 2 तो 6 आएगा। अब फिर इस तरह अगला लिखना होगा तो ए प्लस 3डी, तो ये हमारा जनरल फॉर्म बनना चालू हो जाएगा। इस तरह से आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। उसके बाद अब सवाल आता है प्यारे बच्चों कि इसका टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमको टर्म निकालना है, ठीक है, अगर हमको टर्म निकालना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको एनएस टर्म निकालने हैं, टर्म्स निकालने हैं, तो आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे आप क्या कर सकते हो, टर्म को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आपको डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए सर ठीक है, अगर हमको मान के चलिए इसी वाले में अगर हमको तीसरा निकालना हो, ठीक है, कितना निकालना हो, तीसरा। तो अब यहाँ से देखो तो फॉर्मूला देखो, तो आपको क्या मान निकालना है, तीसरा। तो यानी एन इक्वल टू आप कितना बोल रहे हो, 3, यानी आपको तीसरा टर्म निकालना है। और उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो ए बराबर कितना है, 2। तो चलिए फॉर्मूला, डी की वैल्यू कितनी है, तो एक घटा के देखिए, 4 में से 2 घटेगा तो डी की वैल्यू 2, तो हमको निकालना है टी एन। तो टी एन का फॉर्मूला बोलिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप जरा बताइएगा, यहाँ से बताइए, तो टी एन बराबर ए की वैल्यू 2 है यहाँ पर, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ टी एन बराबर 2 + 2 इंटू 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 4 यानी 6। अब बताइए यहाँ पर तीसरा टर्म 6 है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको टर्म्स निकालने हो, जितना टर्म बोलेगा तो हम इस फॉर्मूला से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगर आपको प्यारे बच्चों ये कहता है कि टर्म के बजाय हमें इसका जोड़ निकाल के दिखाइए, ठीक है, कि जो 3 टर्म आपने बोला है इसको जोड़ना है, 2 + 4 + 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इससे हम लोग टर्म्स निकालते हैं कि तीसरा पे कौन बैठा हुआ है। अब तीनों को जोड़ना है तो एसएन का फॉर्मूला निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो क्या है सिंपल, तो सिंपल बात है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल सा है। ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, जमा का जोड़ चाहिए होगा उतना का हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए आपको जरा निकाल के दिखाते हैं। तो सपोज कीजिए अगर इसी में अगर हमको इस 3 टर्म का निकालना है, तो सब कुछ तो मैंने वहां लिख ही रखा है, इसका हमको एसएन निकालना हो, ठीक है, कि एसएन कितना होगा। तो आप बताइए अगर मैं इसका एसएन निकालू, तो बताइए एन की जगह कितना है, 3/2, 2 ए की जगह कितना है, 2, प्लस फिर एन की जगह कितना है, 3 माइनस 1, और डी की जगह कितना है, 2। वो सब वही वाला डेटा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/2 4 प्लस 2 इंटू 2। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3/2, और 4 कितना हो जाएगा, 8। काटिएगा तो 4 और 4 12, मतलब हमारा आंसर आएगा 12। आप जोड़ के देखिए, इसीलिए मैंने कम टर्म लिया है। तो 4 में 2 जोड़िएगा तो 6,
और 6 में 6 जोड़िएगा तो 12। देखिए यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, मतलब हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो हमारा बिल्कुल सही है। तो यही हमारा क्या था, पूरा सिंपल सा एपी था। कितना सिंपल है यार, इसमें कुछ करना कहाँ है। ठीक है, तो इतना आप लोग काम कर सकते हो क्या, एग्जैक्टली कर सकते हो। तो चलिए इसी पे हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द सम, हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहली बात हम बिल्कुल निकाल के देंगे, लेकिन पहले हमें ये बताइए a बराबर कितना है। तो सबसे पहला टर्म जो हमारे पास है वो 4 है, ठीक। d बराबर कितना है, तो d की वैल्यू, तो 8 में से 4 घटाएंगे, बस पीछे वाला घटाइए पता चल जाएगा। तो 8 में से 4 घटाइएगा तो 4, यानी हमारा d का मान 4 आ गया। अच्छा, टर्म कितने हैं इसमें, तो 64 को भाग दीजिए ना 4 से, अपने पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बुआ, 16, है ना। तो हमारे पास कितने टर्म्स है n बराबर, तो हमारे पास 16 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 16, ठीक है। अब बताइए 16 टर्म्स है, तो अब हमको यहाँ पर एसएन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब बताइए n की जगह यहाँ पर कितना है, 16/2, 2a की जगह यहाँ पर कितना है, 4, ठीक है, प्लस n की जगह पे यहाँ पे 16-1 और d की जगह भी कितनी है, 4, ठीक है। अब जरा देखिए ये हमारा 8 हो जाएगा काट के, ये 4 दूनी यहाँ पर 8, प्लस अब यहाँ पे 15 इंटू 4, ठीक है। तो फिर से हो जाएगा 8, 8 प्लस 15 चौका 7, ठीक है, 15 चौका 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 68, ठीक है। तो 8 8 64, ठीक, 6 8 6 8 6 48, 48 6 54, ठीक है। तो 544, तो हमारा सही आंसर होगा 544, आ गया। तो हम लोग इस तरह से बहुत आसानी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने एपी को देख लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आप एपी के बाद बारी है आखिरी टर्म जिसको हम लोग जीपी वाले, तो सर जीपी क्या है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, एकदम आराम से, बहुत हाईफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको जीपी की बात करूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो इसमें मान के चलिए एक टर्म है, ठीक है ना, 2 4 8 16, है ना। इस तरह से कोई टर्म है, तो आप इसका रेशियो कीजिए, मतलब 4 को 2 से भाग दीजिए लिटरली, तो कितना आ जाएगा। फिर 8 को 4 से इससे पहले वाले से भाग दीजिए, फिर 16 को इससे इससे पहले वाले से भाग दीजिए। तो सबका रेशियो बताइए 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो जब वो टर्म और उसके पीछे वाले टर्म, इस दोनों का रेशियो एक जैसा आने लगे, वहां पे क्या था, वो टर्म और उसके आगे मतलब वो टर्म और उसके पीछे वाले टर्म का डिफरेंस एक जैसा आ रहा था, यहाँ रेशियो एक जैसा आ रहा है। तो अगर आपका रेशियो एक जैसा आना चालू हो गया, तो समझ जाना कि आप किसकी बात कर रहे हो, जीपी की बात कर रहे हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो। तो आप एक बात बताओ, आगे वाले टर्म को ए बोलोगे, ठीक है। तो आप सपोज करके देखो, यहाँ पर हम इसको ए को बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। उसके बाद आप जरा देखिएगा, और टीएन को बोलेंगे, ठीक है ना, nth टर्म। एसएन को बोलेंगे सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स। ये सब डिनोट करने का तरीका होता है। तो सपोज कीजिए हम एक फॉर्मूला आपको जनरल बताते हैं। देखो 2 है, 2 में इसको इसको आप मान के चलिए आर, इस रेशियो को क्या बोलेंगे, आर, ठीक। तो आपने 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोल सकते हैं। तो इस ए में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, तो 4 बन गया। तो मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, अगले टर्म में आर से, ठीक। फिर 2 को आर स्क्वायर से, मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया, तो ए इंटू आर स्क्वायर। फिर 2 को आर क्यू से, यानी 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16 बन गया। तो आपको नहीं लग रहा है आर क्यू प्लस, इसी तरह चलते रहेगा, ए आर के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो बन के रेडी हो गया। अब देखो ना यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को, अब पहला टर्म 2 है, 2 से यानी आर से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, मतलब 2 के पावर 2, यानी 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 8 बन जाएगा। 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 इससे मल्टीप्लाई करो तो 16 बन जाएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म हुआ, ठीक। अब देखो ये इसका पहला टर्म, ये इसका दूसरा टर्म, ये इसका तीसरा टर्म, ये इसका चौथा टर्म, ये इसका पांचवा टर्म, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा, दूसरे टर्म पे आर है, मतलब 1 है, पावर 1 है, ठीक।
तो पक्की बात है तीसरे पर पावर 2 है, तो आपको नहीं लग रहा अपने टर्म के अकॉर्डिंग एक पावर ये पीछे रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा n पर कितना होगा, तो a इंटू आर के पावर n-1, क्योंकि एक पीछे रहेगा, एक क्या रहेगा, पीछे रहेगा। हमेशा आर की पावर क्या है, एक पीछे, क्योंकि एक तो फर्स्ट टर्म खा गया। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा tn का, तो अगर मैं इसी में अगर फॉर्मूला लिखूं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो आप सिंपल लिखिएगा a इंटू आर के पावर n-1, ठीक है, a इंटू आर के पावर n-1। और अगर मैं इसका सम पूछूंगा Sn, तो वो आप लिखिएगा a इंटू 1 माइनस आर के पावर n 1 माइनस आर, जहां a का मान रहना चाहिए, सॉरी, जहां r का मान रहना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 से छोटा होगा तभी तो ये घटेगा, तो माइनस में आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेमो देख लेता हूँ। इस क्वेश्चन में अगर मुझे निकालना हो, इसी वाले में अगर हमको तीसरा टर्म निकालना हो, क्या टर्म निकालना हो, तीसरा, तो चलिए मैं इस तरह से एक डेमो देखता हूँ कि अगर ये वाला टर्म है तो बताइए, तो इसका पहला टर्म a की वैल्यू कितनी है, 2। अच्छा, इसमें आर रेशियो कितना है, तो रेशियो भी 2 है, क्योंकि 4 को 2 से भाग दोगे तो 2 हो गए। और हमको तीसरा टर्म निकालना है, तो n बराबर कितना है, 3। तो चलिए जरा सा टर्म निकाल के फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। तो आप बताइए tn बराबर क्या होगा, a की जगह 2, r की जगह भी 2, और पावर कितना n-1 यानी 3-1। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 गुने 2 के पावर 2, तो मतलब बोल सकते हैं 2 गुने 4 मतलब 8 आंसर आ गया। और हमारे यहाँ पर 8 है भी, ठीक है, 8 है भी हमारे पास। और अगर इसका सम देखना हो, ठीक है प्यारे बच्चों, सम, तो यहाँ पे Sn बराबर क्या हो जाएगा, तो Sn का मान हो जाएगा, देखिएगा 2 1 माइनस 2, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ 2 है, और n यानी पावर यहाँ पर 3 है, तीसरे टर्म की बात कर रहा हूँ, 1 माइनस और r की वैल्यू कितनी है, 2। तो आप बताइए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, Sn बराबर 2 गुने, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 8 बट्टे -1। तो Sn बराबर आ जाएगा 2 गुने 7, मतलब -7, अब बट्टा माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14। जोड़ के देख लीजिए ना, 4 और 2 6 और 8, 6 8 कितना हो जाएगा, सिंपल बात है 14। तो दोनों का हमें मैच कर गया। तो प्यारे बच्चों हमने अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख लिया, एक आपको यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कब के लिए है, जब आपको n की वैल्यू पता हो, n का वैल्यू अनंत ना हो। तो चलिए प्यारे बच्चों अगर ये देखता हूँ, तो यहाँ पर अगर आपको ये दिया हुआ है तो हमको बोल रहा है निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहली बात a बराबर कितना है, तो a बराबर 1 है, ठीक। अच्छा, रेशियो कितना है, तो इसका 4 को 2 से काटो, 2 को 1 से काटो, तो रेशियो 2 है। अच्छा, टर्म कितना है, n, ठीक है, टर्म कितना है, तो टर्म कैसे पता निकालेंगे, तो टर्म हमारे पास आ जाएगा 256, ठीक। तो अब बताइए टर्म कितना होगा, इस टर्म को पता लगाना है। अब प्यारे बच्चों टर्म को पता लगाना है, टर्म को कैसे पता लगाएंगे, बहुत ईजी है। देखिए प्यारे बच्चों अगर ये इतना है, तो पक्की बात है अगर हमको टर्म को पता लगाना है तो बोल सकते हैं 256, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता है ना, टर्म को पता लगाने का फॉर्मूला होता है a इंटू आर के पावर n, ठीक। तो यहाँ तो a की जगह 1 है, तो बताइए 256, a की जगह 1 है तो r की जगह यहाँ पे 2 है, तो कितना पावर रखे कि 256 आ जाए। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर मैं n की जगह 8 रख दूं तो 256 बन जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर आपको 8 आया, तो आपका आंसर 8 टर्म नहीं हो जाएगा, आपका टर्म 8 नहीं होगा। एक ये भी तो टर्म है, इसको तो हम लोग छोड़ के ही चलते हैं ना। तो अब आपका जो टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो एन इच जो सॉरी आपका एन इजकल टू कितना हो जाएगा, 8 है 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 आपका वो हो जाएगा, और एक को छोड़कर यहाँ के बाद आर गिना जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ से लोगे तो क्या हो जाएगा बुआ, एक इसको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9। चलिए आप इस पे रख कर चेक करते हैं। तो हमारे पास जो एसएन का फॉर्मूला है, तो एसएन का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या लिखा है, तो यहाँ देख लीजिए ए इंटू 1 माइनस आर के पावर n बट्टा 1 माइनस आर। तो बताइए a की जगह 1, 1 माइनस आर की जगह 2, पावर कितना है 9, और बट्टा
1 माइनस आर की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ से क्या आंसर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, यहाँ से 1 इंटू 1 माइनस 2 के पावर 9, ठीक है। तो 2 के पावर 8 को 256 बोलते हैं, ठीक है। और एक बार और 256 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा, तो 256 गुने 2, ठीक है। 2 के पावर 8 को इतना बोलते हैं, और बट्टे कितना हो जाएगा -1। तो अभी देख लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। 512 और बट्टा -1, तो ये हो जाएगा 511, ठीक है, माइनस में और बट्टा -1, तो हमारा हो जाएगा 511, यानी सही ऑप्शन होगा बउआ 2 नंबर, ठीक है। बट अगर इसी फॉर्मूला में, यहाँ पर एक और खेल है, अगर इसी फॉर्मूला में प्यारे बच्चों, अगर मैं n का मान इंफिनिटी कर दूं, तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसी में इंफिनिटी की बात करूं, तो इसका Sn हो जाता है a बट्टा 1 माइनस आर। अगर यहाँ पर n अनंत हो जाए, अनंत मतलब इंफिनिटी, ठीक है। तो ऐसे हालात में इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस को भी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे काम करता है। तो देखिए अभी मैं बात करता हूँ तो अगर हम इस इनफाइनाइट वाले पर एक सवाल देख लेंगे, तो हमारा सारा आइडिया लगभग एक तरफ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि हाँ भैया मैंने जो पढ़ा है उसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसमें हम एक काम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म मतलब ए, तो ए की वैल्यू 1 है, दिखाई दे रहा है 1, ठीक है। अच्छा, और इसके बीच का रेशियो यानी आर की वैल्यू क्या है, तो 1/2 को 1 से भाग दोगे तो आर की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2। पता है ना, अपने आगे वाले को पीछे वाले से भाग देना है, तो 1/2 को 1 से भाग दोगे तो 1/2, 1/4 को 1/2 से भाग दोगे तो फिर से 1/2, तो कहने का मतलब 1/2 आएगा। अच्छा, और टर्म्स इंफिनिटी है, तो सिंपल सी बात है, इसके एस इंफिनिटी का फॉर्मूला है ए बट्टा 1 माइनस आर। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस 1/2, क्योंकि आर की वैल्यू इतनी है, तो आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 पर आ जाएगा 2/1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इज राइट आंसर। तो आई थिंक आज की क्लास से आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बाइनोमियल थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं, एपी क्या है और जीपी क्या है। तो इतना ही आपको बेसिक मोटा मोटी तौर पे जानकर और आगे बढ़ जाना है। कुछ एक्स्ट्रा आपको बहुत ज्यादा भीमीरी पास नहीं करना है कि जेई वाले के साथ बैठकर लगे हुए नहीं है, ठीक। मेंस वाले तक का भी इतना से काम चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे की क्लासेस में जहां हमको मैथ की जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग देखेंगे। अब कल की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है प्यारे बच्चों ज्योमेट्री, कि कैसा कैसा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम, इसका एरिया, क्योंकि हमें इसे बहुत सारा जरूरत पड़ने वाला है। तो कल हम लोग ग्राफ देखेंगे और ज्योमेट्री देखेंगे और लॉगरिथम देखेंगे, ये 3 चीज हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस पे डीपीपी आ चुका है, डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप में जाइए, ऐप पर आपको मिल जाएगा नीट 1.0 फ्री बैच है। स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहां वीडियो मिल जाएगा फिजिक्स में, और वहां पे स्टडी पैकेज और वीडियो सब उसी में मिल जाएगा स्टडी पैकेज में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी को।